हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित विशेषताओं में से विकासशील देशों की विशेषता कौन सी है? कृषि की प्रधानता होती है, जनाधिक्य होता है, कच्चे माल का निर्यात होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये तीनों ही सही है। विकासशील देश की विशेषता होती है कृषि की प्रधानता, जनाधिक्य होता है और कच्चे माल का निर्यात होता है। तो ऑप्शन जी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। भारत ने आर्थिक नियोजन की प्रेरणा पूर्व सोवियत संघ से ली, बिल्कुल सही बात है। और भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग सेवा क्षेत्र से आता है, ये भी सही है। तो दोनों हमारे जो ऑप्शन है वो सही है और हमसे पूछा गया है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय आयोजना के अंतर्गत सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित करने के लिए बोला गया है। तो जो श्री मन्ना नारायण है वो गांधी योजना से संबंधित थे, और एम.एन. रॉय जो थे वो पीपुल्स प्लान से संबंधित थे। के.सी. नियोगी 1950 में योजना आयोग के गठन से संबंधित थे, और 8 प्रमुख उद्योगपति ये बॉम्बे प्लान से संबंधित थे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आइए कोट में देख लेते हैं। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं है? कृषि की प्रधानता, तकनीकी पिछड़ापन, विकसित प्राकृतिक संसाधन और आय वितरण की समानता। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण है कृषि की प्रधानता है और तकनीकी पिछड़ापन भी कुछ हद तक तो है ही। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 3 और 4। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। किसी देश का आर्थिक विकास प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक साधनों पर, पूंजी निर्माण पर, उपभोक्ताओं की संख्या और बाजार की उपलब्धता पर। तो किसी देश का जो आर्थिक विकास होता है वह प्रमुख रूप से किस पर निर्भर करता है? तो उस देश की पूंजी निर्माण पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। किसी देश के अल्प विकसित होने का कारण क्या है? गरीबी, पूंजी संचयन का अभाव और जननांकीय कठिनाइयां। हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। तो किसी देश के अल्प विकसित होने का मुख्य कारण क्या होता है? तो ये तीनों ही मुख्य कारण होते हैं किसी देश के अल्प विकसित होने का। तो हमारा ऑप्शन डी ये सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। आर्थिक विकास का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? घरेलू उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन की दक्षता में वृद्धि, आय का समान वितरण, आत्मनिर्भरता और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। हमसे पूछा गया है आर्थिक विकास का तात्पर्य क्या है? तो आर्थिक विकास का तात्पर्य घरेलू उत्पादन में वृद्धि तो है ही, उत्पादन की क्षमता में वृद्धि भी है, और तीसरा है आय का समान वितरण, आत्मनिर्भरता और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लॉरेंज गुणांक का निम्न में से क्या तात्पर्य है? लॉरेंज गुणांक का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? निर्धनता के कारण को समझाता है, राष्ट्रीय उत्पाद वितरण में परिवर्तन को समझाता है, राष्ट्रीय आय वितरण में परिवर्तन को समझाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो लॉरेंज गुणांक होता है उसका मतलब होता है राष्ट्रीय आय वितरण में परिवर्तन को समझाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खुले बाजार में प्रतिभूति बेचने से क्या तात्पर्य है? क्या होता है? खुले बाजार में प्रतिभूति बेचने से क्या होता है? मुद्रा की मात्रा में कमी आती है, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है, शेयर बाजार समाप्त हो जाता है, और डी है घरेलू उत्पादन में वृद्धि होती है। तो खुले बाजार में
प्रतिभूति बेचने से मुद्रा की मात्रा में कमी आती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगला है, भारत में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति है साख विस्तार, सस्ती मुद्रा नीति, नियंत्रित मुद्रा विस्तार या साख नियंत्रण। तो भारत में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति है तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 3 और 4 नियंत्रित मुद्रा विस्तार और साख नियंत्रण। भारत में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति है नियंत्रित मुद्रा विस्तार और साख नियंत्रण। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। परिवार की जनसंख्या नीति मुख्यतः परिवार नियोजन की नीति है, जनसंख्या के संख्यात्मक सुधार की नीति है, जनसंख्या के गुणात्मक सुधार की नीति है या जनसंख्या के नैतिक पहलू को सुधारने का प्रयास है। तो भारत की जनसंख्या नीति मुख्यतः क्या है? तो परिवार नियोजन की नीति है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में कृषि के पिछड़ेपन के लिए निम्नलिखित प्रमुख कारण जिम्मेदार हैं। जोतों का अनार्थिक आकार, कृषक की ऋणग्रस्तता, तीसरा है उचित कृषि मूल्य नीति का अभाव। तो भारत में कृषि के पिछड़ेपन के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? तो जोतों का अनार्थिक आकार, सही बात है। कृषक की ऋणग्रस्तता, ये भी सही है। उचित कृषि मूल्य नीति का अभाव, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी ये सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, आर्थिक भूधारण से तात्पर्य है। आर्थिक भूधारण से क्या तात्पर्य है? कृषि से स्वयं के पेट भरने का खर्च चलना, कृषि भूमि द्वारा कृषक स्वयं तथा परिवार का भरण पोषण कर सकता है, एक परिवार की आवश्यकता से अधिक भूमि धारण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आर्थिक भूधारण से तात्पर्य है कृषि भूमि द्वारा कृषक स्वयं तथा परिवार का भरण पोषण कर सकता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से सुधार भू सुधार नहीं है? जिम्मेदारी उन्मूलन, चकबंदी, सघन कृषि विकास कार्यक्रम या भूमि कानूनों में सुधार। तो कौन से सुधार भू सुधार नहीं है? तो सघन कृषि विकास कार्यक्रम ये भू सुधार के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जिम्मेदारी उन्मूलन, चकबंदी, भूमि कानूनों में सुधार ये भू सुधार के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी सघन कृषि विकास कार्यक्रम यह भू सुधार में नहीं आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सिंचाई के स्रोतों में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? झील, तालाब, कुएं तथा ट्यूबवेल या परियोजनाएं। तो भारत में सिंचाई के स्रोतों में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो कुएं तथा ट्यूबवेल। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था सर्वोत्तम है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो सबसे कृषि भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था सबसे सर्वोत्तम है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी सही आंसर है। नॉर्मन बोरलॉग का नाम संबंधित है हरित क्रांति से, रासायनिक खाद के आविष्कार से, ऊंची उपज देने वाली चावल की नस्ल निकालने से या मैक्सिको में अधिक उपज देने वाले गेहूं की किस्म निकालने के साथ। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग का संबंध है हरित क्रांति से और रासायनिक खाद के आविष्कार से। पहला और दूसरा सही आंसर है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नॉर्मन बोरलॉग जो है वो हरित क्रांति से और रासायनिक खाद के आविष्कार से संबंधित हैं। भारत में एफसीआई की स्थापना का उद्देश्य क्या है? खाद्यान्नों की पूर्ति करना, खाद्यान्नों के लिए भंडारण एवं वितरण की व्यवस्था करना, खाद्यान्नों का मूल्य घोषित करना और डी है उपरोक्त सभी। तो भारत में एफसीआई की स्थापना का उद्देश्य है खाद्यान्नों के लिए भंडारण एवं वितरण की व्यवस्था करना। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही हो तो उसे हल करने का सबसे अच्छा उपाय है? पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र में निवेश में वृद्धि, कृषि क्षेत्र में निवेश वृद्धि, टर्सरी सेक्टर में निवेश वृद्धि या कृषि लघु उद्योग एवं घरेलू उद्योग क्षेत्र में निवेश वृद्धि। तो जब देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही हो तो उसे हल करने का सबसे अच्छा उपाय है
कृषि, लघु उद्योग एवं घरेलू उद्योग क्षेत्र में निवेश वृद्धि। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बाढ़ पीड़ितों की सहायता से, बाढ़ों के नियंत्रण से, दुग्ध पूर्ति में वृद्धि से या शहद पूर्ति में वृद्धि से। तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम है वो किससे संबंधित है? तो दुग्ध पूर्ति में वृद्धि से संबंधित कार्यक्रम है ऑपरेशन फ्लड। आगे बढ़ते हैं। अगला है औद्योगिक विकास की वार्षिक दर बढ़ने के लिए निम्न उपाय अपनाना चाहिए। आधुनिक तकनीकी का प्रयोग, मानवीय संबंध सुधार, उत्पादन क्षमता का पूर्ण सुधार। तो औद्योगिक विकास की वार्षिक दर बढ़ने के लिए निम्न उपाय अपनाना चाहिए। तो कौन कौन से उपाय अपनाना चाहिए? तो ये तीनों सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए, मानवीय संबंध सुधार करना चाहिए और उत्पादन क्षमता का पूर्ण सुधार करना चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस देश की मुद्रा का अवमूल्यन किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है? आयात को प्रोत्साहन देने के लिए, निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए, आयात एवं निर्यात दोनों को प्रोत्साहन देना या आयात एवं निर्यात दोनों पर रोक लगाना। तो किसी देश की मुद्रा का अवमूल्यन किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है? तो निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए किसी देश की मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के शेयर धारकों में कौन शामिल है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम या अनुसूचित बैंक। तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के शेयर धारकों में कौन शामिल है? तो ये तीनों ही शामिल हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भी शामिल है, भारतीय जीवन बीमा निगम शामिल है और अनुसूचित बैंक शामिल है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के शेयर धारकों में। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारतीय योजना आयोग एक है, क्रियान्वित समिति है, सलाहकार समिति है, सरकारी समिति है या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय योजना आयोग क्या है? तो भारतीय योजना आयोग जो है वह सलाहकार समिति है। ऑप्शन बी सही आंसर है। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या अन्य। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या आरबीआई का गवर्नर। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को किसकी बराबरी का दर्जा दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के जज का, भारत सरकार सचिव का, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री का या संसदीय समिति का अध्यक्ष का। तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष को किसकी बराबरी का दर्जा दिया जाता है? तो भारतीय सरकार के कैबिनेट मंत्री का, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा दिया जाता है योजना आयोग के उपाध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत के वे दो प्रमुख राज्य जिनका योजना परिव्यय सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश एवं बिहार, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र, गुजरात एवं बिहार या उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति पर अस्थायी नियंत्रण किस प्रकार से हो सकता है? कीमतें बढ़ाकर, कीमतें घटाकर, करों की मात्रा बढ़ाकर या मुद्रा पूर्ति की वृद्धि को रोककर। तो मुद्रास्फीति पर अस्थायी नियंत्रण किस प्रकार से हो सकता है? तो मुद्रा पूर्ति की वृद्धि को रोककर हो सकता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में मौद्रिक नीति निर्धारित करने के समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य ध्यान में रखा जाता है? कीमत स्तर में वृद्धि, कीमतों में कमी, कीमत स्थायित्व या कृषि वस्तुओं की कीमत में स्थायित्व। तो भारत में मौद्रिक नीति निर्धारित करने के समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य ध्यान में रखा जाता है? तो कीमत स्थायित्व। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
आपको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।